दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है वैपिड। दोस्तों वैपिड का मतलब होता है नीरस, फीका, बोरिंग या फिर रसहीन, यानी कि जिसमें कोई इंटरेस्टिंग बातें नहीं होती है, यानी कि जो चीज़ बोरिंग होती है, उबाऊ होती है, जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, जो डल होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं वैपिड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डल, बोरिंग, लाइफलेस या फिर स्टेल। दोस्तों ये जो चारों भी वर्ड्स है ये दिखाते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा फीकी है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बोरिंग है, रसहीन है, जिसमें कोई इंटरेस्टिंग बातें नहीं है, जो लाइफलेस है यानी कि जिसमें कोई मतलब कि एक्साइटमेंट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं लाइफलेस, बोरिंग, डल या फिर स्टेल। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, लाइवली या फिर इंगेजिंग, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है, जिसमें मज़ा आता है, जो चीज़ें मज़ेदार होती है, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, लाइवली या फिर इंगेजिंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मूवी वॉज सो वैपिड दैट मैनी पीपल लेफ्ट द थिएटर अर्ली, यानी कि वो जो मूवी थी वो इतनी ज़्यादा बोरिंग थी, इतनी ज़्यादा फीकी थी, इतनी ज़्यादा उबाऊ थी कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो मतलब कि मूवी खत्म होने से पहले ही थिएटर को छोड़ दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वैपिड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेरिपटेटिक। दोस्तों पेरिपटेटिक का मतलब होता है घूमते रहने वाला, स्थान स्थान पर जाने वाला, यानी कि अलग अलग जगहों पर जो है वो घूमते रहने वाला ऐसा व्यक्ति, उसे हम कहते हैं पेरिपटेटिक। या फिर जो भ्रमणशील होता है, जो यात्री होता है, जिसे घूमना पसंद होता है, जो हमेशा घूमता रहता है, तो उसे हम कहते हैं पेरिपटेटिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वॉन्डरिंग, नोमैडिक, रोमिंग या फिर एटिनरेंट। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है घूमते रहने वाला, यानी कि यात्री, प्रवासी जिसे हम कह सकते हैं। तो उन ऐसी चीज़ को दिखाने के लिए हम जो है वो मतलब कि वॉन्डरिंग, नोमैडिक, रोमिंग या फिर एटिनरेंट कहते हैं। लेकिन एक खास बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड है हमारा एटिनरेंट, ये एटिनरेंट वर्ड जो है वो उन व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है, उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो काम के सिलसिले में घूमते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एंटोनिम इसका होता है सेटल्ड, स्टेशनरी, फिक्स्ड या फिर रूटेड। इन चारों का ही मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो एक जगह पर है, यानी कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई व्यक्ति जो सेटल्ड है, बिल्कुल रूटेड है। रूटेड है यानी कि एक जगह पर स्थायी है, स्टेशनरी यानी कि स्थिर है, तो उसे हम कहते हैं कि सेटल्ड, स्टेशनरी, फिक्स्ड या फिर रूटेड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी enjoys her peripatetic lifestyle always moving to न्यू सिटीज़, यानी कि वो जो है वो अपनी ऐसी यात्री वाली एक लाइफ, यानी कि भ्रमणशील लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, अपनी घूमती रहने वाली लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, क्योंकि वो हमेशा जो है वो मतलब कि नई नई सिटीज़ में मूव करती है, नई नई सिटीज़ में वो जो है वो मतलब कि जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेरिपटेटिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सोमनिफिशेंट। दोस्तों सोमनिफिशेंट का मतलब होता है नींद लाने वाला, निद्राजनक, यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे हमें नींद आती है, तो उसे हम कहते हैं सोमनिफिशेंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्लीप इंड्यूसिंग, सेडेटिव, हाइप्नोटिक या फिर ड्राउजी। दोस्तों स्लीप इंड्यूसिंग का मतलब होता है नींद लाने वाली कोई चीज़, सेडेटिव का मतलब होता है जिससे नशा होता है और फिर नींद आ जाती है। हाइप्नोटिक का भी यही मतलब होता है कि किसी प्रकार के नशे की वजह से नींद आना। और ड्राउजी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि नींद फील करना, तो उसे हम कहते हैं ड्राउजी। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स का मतलब अच्छे से समझ आया होगा।
एंटोनिम इसका होता है स्टिमुलेटिंग, वेकफुल, अलर्टिंग या फिर एनर्जाइजिंग। यानी कि जब आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, आप जागे हुए होते हो, बिल्कुल एनर्जाइज होते हो, तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलेटिंग। वेकफुल यानी कि जागे हुए होना, अलर्टिंग यानी कि बिल्कुल सजग होना, और एनर्जाइजिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि फुर्ती और चुस्ती के साथ होना, तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलेटिंग, वेकफुल, अलर्टिंग या फिर एनर्जाइजिंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द डॉक्टर गेव हिम अ सोमनिफेशेंट मेडिसिन टू हेल्प हिम स्लीप। यानी कि डॉक्टर ने जो है वो उसे नींद लाने वाली जो है वो दवाइयाँ दी, ताकि उसे जो है वो मतलब कि नींद आने में मदद हो सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सोमनिफेशेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्पेल बाइंड। दोस्तों स्पेल बाइंड का मतलब होता है मोहित कर देना, मंत्रमुग्ध कर देना, किसी को नशे में डालना, किसी को डुबो देना किसी चीज़ में, तो उसे हम कहते हैं स्पेल बाइंड। बेसिकली ये जो वर्ड है वो अट्रैक्शन को दिखाता है, यानी कि जब आपको किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, आप उससे जो है वो इन्फैचुएट हो जाते हो, तो उसे हम कहते हैं स्पेल बाइंड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एन्चांट, मेस्मराइज, कैप्टिवेट या फिर फैसिनेट। इन चारों का ही मतलब होता है कि मतलब कि मोहित कर देना, मंत्रमुग्ध हो जाना, खो जाना, डूब जाना, नशे में चूर हो जाना किसी चीज़ के। तो उसे हम कहते हैं एन्चांट, मेस्मराइज, कैप्टिवेट या फिर फैसिनेट। तो ये तो सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है बोर, डिसइंटरेस्ट, रिपेल या फिर एनॉय। यानी कि बोर का मतलब होता है ऊब जाना, यानी कि बोर हो जाना। डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में मतलब कि रुचि ना होना। रिपेल का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने से दूर करना, अलग करना। और एनॉय का मतलब होता है कि परेशान हो जाना। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्टोरी टेलर्स वॉइस वॉज इनफ टू स्पेल बाइंड द चिल्ड्रन फॉर आवर्स। यानी कि जो स्टोरी टेलर है उसकी जो आवाज़ थी वही काफ़ी थी बच्चों को घंटों तक मंत्रमुग्ध करने के लिए, घंटों तक आकर्षित करने के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो स्पेल बाइंड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फुगैशियस। दोस्तों फुगैशियस का मतलब होता है क्षणभंगुर, यानी कि अल्पकालिक, जल्दी समाप्त होने वाला। जो चीज़ ज़्यादा देर नहीं टिकती है, जो चीज़ मतलब कि टाइम के साथ खत्म हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं फुगैशियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट, एफेमरल या फिर शॉर्ट लिव्ड। यानी कि ऐसी चीज़ें मतलब कि जो टिकती नहीं है, यानी कि जो चीज़ जल्दी समाप्त हो जाती है, जो टाइम के साथ खत्म हो जाती है, जिनका जो मतलब कि टाइम स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो कम होता है, तो उसे हम कहते हैं फुगैशियस। और ये सारे हमारे उसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करें, तो एंटोनिम इसके हैं लास्टिंग, परमानेंट, एंड्योरिंग या फिर लॉन्ग लास्टिंग। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा टिकती है, जो चीज़ मतलब कि परमानेंट होती है, स्थायी होती है, यानी कि एक जगह पर स्थिर होती है, तो उसे हम कहते हैं लास्टिंग, परमानेंट, एंड्योरिंग या फिर लॉन्ग लास्टिंग। यानी कि इन चारों का ही मतलब एक ही होता है, यानी कि कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक टिके रहना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है चाइल्डहुड इज़ अ फुगैशियस फेज गॉन बिफोर यू रियलाइज इट। यानी कि हमारा जो बचपन होता है वो एक तरीके से मतलब कि जल्दी समाप्त होने वाली, यानी कि एक अवधि होती है, एक काल होता है। जब तक आप उसे रियलाइज कर पाते हो, जब तक आप उसे महसूस कर पाते हो, तब तक वो चला भी जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फुगैशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रोफ्लिगेट। दोस्तों प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है अत्यंत खर्चीला या फिर लापरवाह। यानी कि जो अपने खर्चों को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाह होता है, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, फिजूल खर्च करता है, या फिर जो इमोरल होता है, यानी कि साथ साथ जो है वो मतलब कि थोड़ा बेशरम भी है, उसे कोई मॉरल सेंस नहीं है, मेचोरिटी नहीं है जिसमें, तो इन दोनों ही सेंस में हम जो है वो प्रोफ्लिगेट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट या इमोरल या फिर लैविश। दोस्तों वेस्टफुल या फिर एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, फिजूल खर्चा करता है बेसिकली। इमोरल का मतलब होता है जिसमें कोई मॉरालिटी नहीं होती है, जिसमें कोई नैतिकता नहीं होती है। लैविश का भी यही मतलब होता है जो लग्जरियस लैविश लाइफ जीना चाहता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा खर्चे करता है, तो उसे हम कहते हैं लैविश। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका होता है थ्रिफ्टी, फ्रुगल, मॉरल या फिर कंजर्वेटिव।
दोस्तों यहाँ पर थ्रिफ्टी, फ्रुगल और कंजर्वेटिव का मतलब होता है किफ़ायती, यानी कि जो अपने खर्चों से सावधान होता है, जो बचत करता है, तो उसे हम कहते हैं थ्रिफ्टी, फ्रुगल या फिर कंजर्वेटिव। वही हमारा मॉरल का मतलब होता है नैतिकता, तो उसे हम कहेंगे नैतिकता, ओके। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, हिज प्रोफ्लिगेट लाइफस्टाइल लेड हिम टू बैंक्रप्सी विद इन अ फ्यू ईयर्स। यानी कि उसकी जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत ही प्रोफ्लिगेट थी यानी कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा करता था, बहुत ज़्यादा लापरवाही से अपने खर्चों को मतलब कि लेता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ ही सालों में जो है वो मतलब कि वो बैंकरप्ट हो गया, यानी कि उसका दिवालिया निकल गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोफ्लिगेट इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएँगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंप्लायसेंट। दोस्तों कंप्लायसेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, विनम्र या फिर दूसरों को प्रसन्न करने वाला। यानी कि जो दूसरों की बातें मानता है, दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करता है, जो विनम्र होता है, पोलाइट होता है या फिर दूसरों को खुश करने में बिलीव करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कंप्लायसेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ऑब्लिगिंग, एग्रीएबल या फिर अकोमोडेटिंग। यानी कि जो व्यक्ति आज्ञाकारी होता है, विनम्र होता है या फिर बातें मानने वाला होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिगिंग, एग्रीएबल या फिर अकोमोडेटिंग। एंटोनिम इसका होता है स्टबन, डिसओबीडियंट या फिर रूड। यानी कि जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, स्टबन का मतलब होता है ज़िद्दी, डिसओबीडियंट का मतलब होता है अवज्ञा करने वाला यानी कि बातें न मानने वाला, रूड का मतलब होता है जो स्वभाव से थोड़ा मतलब कि कठोर होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं रूड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द कंप्लाइसेंट वेटर फुलफिल एवरी रिक्वेस्ट विद अ स्माइल। यानी कि एक जो आज्ञाकारी वेटर है, यानी कि जो दूसरों को प्रसन्न करने वाला और बहुत ही पोलाइट जो वेटर है, उसने क्या किया कि सबकी रिक्वेस्ट जो है वो हंसकर स्वीकार की और सबकी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल की, यानी कि पूरी की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंप्लाइसेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है? दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इन्वी। दोस्तों इन्वी इसे प्रोनाउंस किया जाता है जिसका मतलब होता है कड़ी आलोचना करना, किसी का विरोध करना, किसी के खिलाफ जाना। तो उसे हम कहते हैं इन्वी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिसाइज, कंडेम या फिर प्रोटेस्ट। यानी कि मतलब कि आलोचना करना या फिर विरोध करना। एंटोनिम इसका होता है प्रेज, सपोर्ट या फिर अप्रूव। प्रेज सपोर्ट का मतलब होता है तारीफ करना, मदद करना, यानी कि सपोर्ट करना, सहारा देना या फिर किसी को स्वीकार करना, तो उसे हम कहते हैं प्रेज, सपोर्ट या फिर अप्रूव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही इन्वी अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी इन फ्रंट ऑफ द होल कमिटी। यानी कि उसने क्या किया कि उसने जो है वो सारी कमेटी के सामने जो है वो नई पॉलिसी का विरोध किया, उसकी कड़ी आलोचना की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इन्वी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इग्नोमिनी। दोस्तों इग्नोमिनी का मतलब होता है अपमान, बदनामी या फिर बेइज्जती, तो उसे हम कहते हैं इग्नोमिनी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिसग्रेस, ह्यूमिलिएशन, शेम या फिर डिसऑनर। यानी कि बदनामी सहन करना, यानी कि शर्मिंदगी सहन करना, बेइज्जती सहन करना या फिर अपमान होना, तो उसे हम कहते हैं डिसग्रेस, ह्यूमिलिएशन या फिर शेम या फिर डिसऑनर। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है ऑनर, रिस्पेक्ट, डिग्निटी या फिर ग्लोरी। यानी कि बहुत ज़्यादा इज्जत होना, बहुत ज़्यादा मान सम्मान होना या फिर बहुत ज़्यादा नाम होना, तो उसे हम कहते हैं कि ऑनर, रिस्पेक्ट, डिग्निटी या फिर ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब कि नाम होना, ऊंचा नाम होना, यानी कि जिसकी महानता हम उसे कह सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्लोरी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही फेस्ड इग्नोमिनी आफ्टर बीइंग कॉट चीटिंग इन द एग्जाम। यानी कि एग्ज़ाम में जो है वो चीटिंग करते हुए पकड़े जाने के बाद जो है वो उसे बहुत ज़्यादा अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ा, यानी कि उसे सहन करना पड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इग्नोमिनी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है पैल्पिटेट। दोस्तों पैल्पिटेट का मतलब होता है तेज़ी से धड़कना या फिर कांपना। यानी कि जो वर्ड है या तो तेज़ी से धड़कने को लेकर यूज़ होता है या फिर कांपने को ये लेकर यूज़ होता है। यानी कि जब आपका दिल बहुत ज़ोरों से धड़कता है तब भी हम उसे पैल्पिटेट कह सकते हैं, या फिर अगर आप कांपते हो डर की वजह से तो उसे भी हम जो है वो पैल्पिटेट कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये हमारे पास वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
सिनोनिम इसका होता है थ्रॉब, पाउंड, फ्लटर या फिर ट्रेम्बल। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है धड़कना या फिर कांपना। एंटोनिम इसका होता है स्टेडी, काम, स्टेबलाइज या फिर रेस्ट। यानी कि एक जगह पर होना, स्थिर होना या फिर मतलब कि जो है वो रेस्ट पे होना, यानी कि आराम वाली पोजीशन में होना, या फिर कोई चीज़ जो है वो स्टेडी होना मतलब कि निरंतर होना, कोई चीज़ कंटिन्यूटी में होना, या फिर कोई चीज़ शांत होना, स्टेबलाइज होना, तो उसे हम कहते हैं स्टेडी, काम, स्टेबलाइज या फिर रेस्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है माई हार्ट वॉज पैल्पिटेटिंग ड्यू टू द स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ कि मेरा जो दिल है वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैल्पिटेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके सामने क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर एक पिन कमेंट है, वहाँ पर भी आप जो है वो क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।